ओके। सो आज हम सबसे पहला जो अपना लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स से। किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम उस सब्जेक्ट का मतलब समझ लें, राइट? जैसे कि तो सबसे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई ये इकोनॉमिक्स है तो है क्या, राइट? तो इसकी ना थोड़ी हम हिस्ट्री देख लेते हैं। पहली बात तो ये कौन सी टर्म से डिराइव हुआ है, तो दैट इज योर ओक्योनॉमिक ना। ओक्योनॉमिक आप देख सकते हो, इंग्लिश टर्म तो है नहीं भाई। ठीक है, तो ये कौन सी टर्म है? तो ये ग्रीक टर्म है। इसी के साथ आप ये याद रखेंगे कि हमारी हिस्ट्री में भी बहुत सारी ग्रीक टर्म्स का एडिशन है। नॉट ओनली दिस, अगर हम थोड़ा सा ज्योग्राफी में भी जाते हैं ना, तो उसमें भी हमें ग्रीक टर्म्स के बारे में देखने को मिल जाता है। आगे जब हम चलते हैं तो आप सोचोगे यार ये ओकियोनॉमिक्स का मतलब है क्या? तो पुराने टाइम पे माना जाता था कि घर के काम को मैनेज करना, घर के अफेयर्स को मैनेज करना। अब देखो घर में बहुत सारे काम होते हैं। सुबह उठना, टाइम मैनेज करना, फिर दूध लाना, ठीक है, फिर ब्रेकफास्ट बनाना, तो यही सारी चीजों को मैनेज करने को क्या बोला जाता था? ओकियोनॉमिक्स बोला जाता है। नाउ इकोनॉमिक्स इज समथिंग कि उसमें भी हमें चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। और तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच हमारी कौन सी है? जो किसी इंडिविजुअल, किसी स्मॉल फर्म की मैनेजमेंट की बात करती है। और एक क्या आ जाती है? किसी कंट्री के या फिर किसी स्टेट की इकोनॉमी या वहां के अफेयर्स को मैनेज करना। आगे जब हम चलते हैं तो ये जो टर्म है बेसिकली आप देख सकते हो मैनेज करने के लिए ही यूज की जाती है, ठीक है। किसी एक स्टेट के काम को, किसी कंपनी के काम को, यूटी के या फिर कंट्री भी आप बोल सकते हो। आगे जब हम चलते हैं तो इस इकोनॉमिक्स का कंसर्न क्या है कि हम लोगों को इस इकोनॉमिक्स की जरूरत है क्यों? क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई हम तो बहुत अच्छा मैनेज करने में, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन लाइफ को थोड़ा सा ईज करने के लिए, क्योंकि एस्पिरेंट्स हो आप सारे, तो आपको लगता है यार हमारी लाइफ में बहुत दुख है, सुबह उठ के पढ़ो, फिर शाम को पढ़ो, फिर रात को पढ़ो। तो उसी मैनेजमेंट को सीखने के लिए हम इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं। अब इकोनॉमिक्स ये कहती है कि ठीक है, देखो बहुत सारे ह्यूमंस हैं एंड बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि डेली ना पॉपुलेशन भी ना बढ़ती जा रही है, बट हमारे पास उन पॉपुलेशन की नीड्स के लिए रिसोर्स बहुत ज्यादा कम है, राइट? तो उन रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज करने को हम क्या कहते हैं? मेजर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स कंसीडर किया जाता है कि ठीक है, हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन हम उसे 100% एफिशिएंटली कैसे यूज करें ताकि हर एक इंसान की नीड जो है पूरी हो सके। अब यहाँ पे कहोगे कि हर एक इंसान की नीड पूरी हो तो आपको भी जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं है। जिसको ज्यादा जरूरत होगी, प्रायोरिटी के बेसिस पे या फिर हार्डवर्क के बेसिस पे, इन योर लैंग्वेज, ये सारी चीजें जो है मैनेज की जाती हैं। नाउ जो इकोनॉमिक्स है ना हमारे, उसके अंदर ना कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ चीजें हमें समझनी पड़ती हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या है, इकोनॉमिक इज देयर ताकि वो हमें नॉलेज या फिर अंडरस्टैंडिंग के बारे में बता सके। अब आप सोचोगे कि अगर हम अंडरस्टैंड कर पाते या हमें चीजों की नॉलेज होती तो हम यहाँ पे होते ही नहीं। बिल्कुल सही। बट ये किस चीज की अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के बारे में बात करता है? लेस एम्प्लॉयमेंट, या फिर मैं बात करती हूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा क्यों है। अब तुम लोगों के केस में तो मेहनत नहीं करते हो, इसलिए तुम अनएम्प्लॉय हो। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ना रिक्वायर्ड अमाउंट से कम क्या है, जॉब प्रोफाइल है। या फिर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप सारे यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं कहूंगी कि जिन लोगों के पास यूपीएससी क्लियर करने की नॉलेज है, उनकी एज नहीं है, राइट? और जिनकी एज है उनके पास नॉलेज नहीं है, राइट? तो ये हो गया लेस एम्प्लॉयमेंट। अब ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है? ग्रोथ एकदम से क्यों नहीं बढ़ रही है? ऑल दो अगर मैं बात करूं तो इंडिया की ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अगर आपने नरेंद्र मोदी जी की कोई भी स्पीच सुनी होगी तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जब वो पहली बार अमेरिका गए थे तो इंडिया की जो जीडीपी है वो 10th नंबर पे थी, राइट? अब जब वो रिसेंटली गए
तो फिफ्थ पे थी एंड ही क्लेम्ड कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो जो हमारी इकोनॉमी है वो थर्ड पे भी आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो मोदी जी ने कहा, बट पिक क्यों नहीं हो पा रही है, क्या रीजंस हैं? तो देखिए कुछ ऐसा होता है कि जो आजकल के जैसे बच्चे हैं जिनमें एक्चुअली में क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, जो इस ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। ठीक है, शॉर्टकट नहीं तो वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि यार एक ही तो जिंदगी है, यही तो है, तो चलो घूम लेते हैं, थोड़ा पी लेते हैं, थोड़ा पार्टी कर लेते हैं। राइट, इन सारी चीजों की वजह से। और जब वो थोड़ा सदमे से जागते हैं कि अरे भाई हमने तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, तो वो कहते हैं कि भारत में तो कुछ रखा नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। आपने सुना ही होगा पंजाब और हरियाणा के लोग कनाडा चले जाते हैं। ठीक है, कनाडा नहीं कनेडा। आगे जब हम चलते हैं, पॉवर्टी। राइट, कि पॉवर्टी क्यों है भाई भारत में। ठीक है, क्या उसके रीजंस है, वो भी किस में आता है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। नॉट ओनली दिस, आगे चलते हैं तो कंज्यूमर डिमांड। ठीक है, अब कंज्यूमर डिमांड का मतलब क्या है कि हम लोगों की डिमांड क्या है। देखो तुमसे कोई डिमांड नहीं पूछने वाला, क्योंकि तुम फिर कहोगे यार हमें सीट दे दो, नहीं। कंज्यूमर डिमांड, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों की डिमांड है कि भाई हमें क्या चाहिए, BMW कार चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कोई ऑडी कार चाहिए। तो ये डिमांड किस प्रोडक्ट की, या फिर कोई भी मार्केट में जो चीज है उसकी डिमांड कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हमें यही सब्जेक्ट देता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ पहले ही मैंने कह दिया कि भाई जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है। तो अगेन उन लिमिटेड रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई किसको ज्यादा नीड है, किसको कम नीड है, वो भी हमें इसी से पता लगता है। आगे जब हम चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स में क्या है, टैक्स, इनकम, या फिर आपकी वेल्थ। अब टैक्स एक वर्ड आ गया, तो टैक्स ना बहुत सारे तरीकों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं बात करती हूँ इनकम, तो वी हैव इनकम टैक्स। अगर आपको घूमने का शौक है तो टोल टैक्स पता होगा। राइट, और अगर आप कोई भी बाहर चीज खरीदने चल जाते हो खाने पीने की, ठीक है, गुड्स वगैरह, तो आपको जीएसटी के बारे में भी पता होगा। आगे भी गेट टू नो बिहेवियर क्या है इकोनॉमिक्स का। तो इसमें हम पता है क्या करते हैं, टैक्स को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने की बात जो है यहाँ पे देखी जाती है। यहाँ पे बेसिकली सिचुएशन के बेस पे हम देखते हैं कि यार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे हमें टैक्स घटाने की जरूरत है, लगाने की भी जरूरत नहीं है। एंड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे यूथ को, या जो हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया हैं बेसिकली, या किसी नॉर्मल पीपल को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, तो उन चीजों पे हमें टैक्स ज्यादा लगाने की जरूरत है। तो बेसिकली इट स्पेसिफिकली डिपेंड्स कि यार हाँ, करंट सिचुएशन क्या है, सिचुएशन की डिमांड क्या है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास आता है, दैट इज एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेंशन इन इकोनॉमी। कि भाई जो गवर्नमेंट है उनके क्या रोल हैं, ठीक है, इस इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इस इकोनॉमी में क्या रोल है। पहली बात तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा रही हूँ, बट यहाँ पे है इकोनॉमी। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे यार दोनों तो सेम ही होता है। नहीं, बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है, वो सारी चीजें जो थ्योरेटिकल है, ठीक है, जो किताबों में लिखी हुई है, जो आप लोगों को पढ़नी है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, उन्हीं चीजों को जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है, जब आप प्रैक्टिकली रिजल्ट देखोगे कि क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, तो वो चीज क्या आ जाती है, इकोनॉमी आ जाती है। इट मीन्स गवर्नमेंट कैसे हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, या फिर उसको गिरने से बचाने के लिए क्या क्या डिसीजंस लेती हैं, वो सारी चीजें। नाउ यहाँ पे ना बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीडे भी एक पॉइंट दिया गया है, जिसके एग्जांपल्स देके आप थोड़े से कंफ्यूज होगे कि यार ये क्या लिखा है। पहला है वीकर सेक्शन, दूसरा है क्राइम रेट। देखो ये दोनों ही कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी से, या फिर बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। क्या लिखा है, क्राइम रेट। अब क्राइम रेट पता है क्यों बढ़ रहा है, आपने वो चीज तो कहावत सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल सही। अब
खाली दिमाग शैतान का घर। इंसान का दिमाग खाली कब होगा? जब उसका कोई काम धंधा ही नहीं होगा। इट मीन्स अगर हम चाहें तो इस क्राइम रेट को भी वही कम कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स से, जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं। वीकर सेक्शन को हेल्प कर सकते हैं कि वो ग्रो कर सके। अब हेल्प ये नहीं कह रही हूँ कि जाके उनको पैसे दो, नहीं, उनको एजुकेशन से हेल्प करो, उनको गाइड करो कि आप आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हो। रेदर देन अपने बच्चों को अपने साथ जॉब पे लगाने से अच्छा भाई स्कूल भेजो, कुछ पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे, राइट। तो इन सारी चीजों के बारे में भी हमें जो है इकोनॉमिक्स बताती है, अगर आप ध्यान से पढ़ो। आगे चलते हैं। डेडलाइन ऑफ शॉर्टेज रॉ मटेरियल, अगेन आ गया लिमिटेड रिसोर्स, कि हमारे पास रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। ऑयल लिमिटेड है, नेचुरल गैस लिमिटेड है, एक और चीज आप इसमें ऐड कर सकते हो, कोल भी क्या है? वो लिमिटेड है, ठीक है। वेजिटेबल्स, स्किल्स भी लिमिटेड है। ऑब्वियस सी बात है, अब हर कोई तुम्हारी तरह यूपीएससी की तैयारी तो नहीं कर सकता, इतना टाइम तो नहीं इन्वेस्ट कर सकता, है ना। वेजिटेबल्स, सब्जियां भी भाई कम है, तो जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो इंसान परचेज करता है। नेक्स्ट, ऑयल, गैस, कोल, ये तो आप सबको पता ही होगा, आपने रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में तो ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। मतलब ये तो और भी ज्यादा लिमिटेड है। तो भाई जिसको ज्यादा जरूरत है ना, वो ही उन्हीं लोगों को ये सारी चीजें जो है मिलेंगी। ओके, आगे जब हम चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज लाइक कुछ इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। एक स्टूडेंट है, उसने बीटेक करी, ठीक है, कोई भी आप ग्रेजुएशन ले सकते हो, ठीक है। एंड उसको जैसे ही लास्ट ईयर था, आपके प्लेसमेंट हुई, एंड प्लेसमेंट के बाद उसको लगभग 10 लाख रुपीस का पैकेज मिलने लग गया, राइट। बट उसने कहा नहीं, उसने कहा मैं तो बहुत ही मोटिवेटेड हूँ, मैं 1 साल में पढ़ के यूपीएससी निकाल लूंगा। तो उसने क्या करा? तो उसने ना इस जॉब को छोड़ दिया और उसने 1 साल पूरा यूपीएससी की तैयारी की। अब देखो, एक ना पॉसिबिलिटी आती है यहाँ पे। पढ़ाई अगर वो इतना ही डेडिकेटेड होता तो भी जॉब के साथ भी कर सकता था, है ना, पैसे भी मिलते उसे, घर वालों पे डिपेंड भी नहीं रहना पड़ता, और अपनी मर्जी के बुक्स खरीदता, नोटबुक खरीदता, अच्छे से पढ़ाई करता। बट उसने डिसाइड किया कि नहीं भाई, मैं तो वेला रहूंगा, ठीक है, और सिर्फ मैं क्या करूंगा? पेपर की तैयारी करूंगा। अब एक छोटी सी चीज है, यूपीएससी हलवा नहीं है, ठीक है, कि तुम एक ही बार में निकाल लोगे। ठीक है, उसका लक हुआ तो निकल भी सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या है कि कुछ मिनिमम पॉइंट से शायद से उसका एग्जाम रह जाए। तो यहाँ पे क्या होगा? वो फिर से क्या करेगा? ड्रॉप करेगा, और फिर से यहाँ पे पढ़ाई शुरू कर देगा, है ना। तो ये जो टाइम उसका वेस्ट हुआ, यहाँ पे वो कुछ कॉस्ट अर्न कर सकता था, इसी कॉस्ट के बेसिस पे टैक्स दे सकता था, ठीक है, इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता था, बट उसने नहीं किया। तो यही जो पैसे होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। आगे जब हम चलते हैं, तो आगे क्या है? गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्स एंड मनी, ये एक इंटरलिंक है पॉइंट इसी के साथ। इसमें बेसिकली एक एग्जांपल को लेके हम समझेंगे कि क्या बात यहाँ हो रही है। एक साइड हम लेते हैं फार्मर्स को, ठीक है, एंड एक साइड हम लेते हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन को। नाउ फार्मर्स, क्या हुआ? देखो, वेदर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, बारिश हो गई, तो जितनी भी क्रॉप्स थी वो खराब हो गई। तो भाई फार्मर्स ने कहा गवर्नमेंट को, क्या प्लीज हमें थोड़ी सब्सिडी जो है वो दे दीजिए, ठीक है, हमें थोड़ा सा फंड्स जो है वो रिलीज कर दीजिए, क्योंकि हमें यार पैसे तो चाहिए। अब हमें भूख भी लगती है, हमें खाना खाना है, हमारी फैमिली है, और नेक्स्ट टाइम के लिए भी तो यार हमें सीड लेने हैं, पेस्टिसाइड्स लेनी है, उस लैंड को फर्टाइल करना है, तो हमें पैसे चाहिए, ठीक है। इन्होंने लगभग डिमांड रख दी 10 लाख की, ठीक है। इन्होंने कहा कि यार देखो, हमें ना हाईवे बनाना है, हम हाईवे बनाएंगे तो हम हाईवे पे ना टोल लगाएंगे, राइट। एंड हाईवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें चाहिए 15 लाख रुपीस। गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है?
17 लाख रुपए। अब गवर्नमेंट को यहाँ पे चूज करना है कि वो किसको पैसा देगा। तो वो कैसे चूज करेगा? या तो वो भावनाओं में बह के कह सकता है कि नहीं नहीं यार, फार्मर्स जो हैं आप ही सारा पैसा ले लो, कोई बात नहीं यार, ठीक है। बट नहीं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, वो इमोशनल नहीं है, वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल है। वो कहती है देखो, अगर हमने पैसे हाईवे में दिए, हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए दिए, तो वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट होने के बाद उस पर टोल लगेगा, और टोल के आगे टैक्स लगता है। इट मीन्स ज्यादा बेनिफिट कहाँ पे होगा ये रिसोर्स देने का? तो वो होगा इस जगह पे, क्योंकि ये हमें वापस पैसे देगा। और जब हमारे पास इनफ फंड्स होंगे तो हम इनकी भी जो डिमांड है उसको पूरा कर पाएंगे। राइट? क्योंकि देखो, अगर छोटी सी बात है, आप लोग कहोगे कि यार फार्मर्स को क्यों नहीं दिया, उनको भी तो नीड थी। ठीक है, व्हाट इफ उन्होंने ये पूरी अमाउंट ना देके जो यहाँ पे बची हुई है वो दे दी हो, फिर कहा हो हम बाद में देंगे। राइट? तो ये सारी चीजें जो है किसमें कंसीडर की जाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कंसीडर की जाती है। सो ये सारी चीजें लिखी गई हैं। आगे चीज क्या है? सोशल एफिशिएंसी। बेसिकली कुछ ऐसे सोशल इल के साथ डील करना जिसमें हम लोग रिस्ट्रिक्शंस भी पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने पीछे भी अभी आपको बताया था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसमें हमें टैक्स ज्यादा लगाने की जरूरत है, जैसे टोबैको हो गए, जैसे अल्कोहल हो गया। राइट? एंड नॉट ओनली दिस, अगर मैं रिस्ट्रिक्शंस की भी बात करती हूँ ना, तो आपने सुना होगा ड्रिंकिंग एज होती है एक। ठीक है, जब भी आपने कभी देखा होगा कोई ड्रिंक करता होगा, तो ना वो आईडी कार्ड मांगते हैं, वो आपसे एज का प्रूफ मांगते हैं, बिकॉज एक मिनिमम एज जो है सेट की गई है। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वहां पे लगाए गए हैं। कुछ ऐसी ही रिस्ट्रिक्शंस को हम सोशल एफिशिएंसी में कंसीडर करते हैं। आगे वही बात आ गई भाई, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या होता है? तो देख लीजिए, इकोनॉमिक्स क्या है? डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, जो तुम्हें नहीं आती है तुम्हें सीखनी पड़ेगी। राइट? आगे जब हम चलते हैं तो इकोनॉमी में ना डिफाइंड टेरिटरी है, हमें पता है कि हमें यही सिचुएशन को काउंटर करना है और प्रैक्टिकली सारी थ्योरीज को यहाँ पे डालना है। जो यहाँ डिसीजन लोगे ना, उसका फायदा नुकसान तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा। आगे आ जाओ, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे ना ये बिहेवियर बताते हैं कि ठीक है, चलो मैंने ना थोड़ा सा जीएसटी बढ़ा दिया था, अब देखता हूँ कि उसका कैसा बिहेवियर है। क्या पता लोग खुश हो जाए कि अच्छा जीएसटी बढ़ा दिया, पर लोग तो खुश नहीं होंगे क्योंकि उनके जेब से पैसे जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे क्या होती हैं? देखी जाती हैं। लेट आगे चलते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या है? वही इकोनॉमी, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे यही सारी चीजों को कैसे एक कंट्री में हम मैनेज कर रहे हैं, एक स्टेट में मैनेज कर रहे हैं, एक यूटी, एक किसी भी फॉर्म में कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो यहाँ पे बात की जाती है। लेटर आगे चलते हैं। सो वी हैव बेसिक कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर हम बात करें, वी हैव माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वी हैव मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब क्या है? छोटा। राइट? तो स्मॉल लेवल बिजनेस। बस, स्मॉल लेवल पे क्या हो सकता है? तुम इंडिविजुअल भी तो कंपनी शुरू कर सकते हो, या फिर दो तीन दोस्त मिलके भी तो छोटी कंपनी शुरू कर सकते हो। दैट इज इंडिविजुअल पर्सन और एंटिटी। ओके, आगे जब चलते हैं, इसमें क्या क्या हम देखते हैं भाई? ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है, इसका बिहेवियर, इसमें प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल क्या है, वो सारी चीजें देखी जाती है। इसी चीज को यहाँ ले जाओ। छोटा था तो ऑब्वियस बात, अब तो बड़े की बात की जाएगी, तो ब्रॉड लार्ज बिजनेस हो गया जैसे अंबानी का। ठीक है, आगे चलते हैं, तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल की कंपनीज को पढ़ा जाता है। नॉट स्टेट कंपनी, अगर मैं बात करती हूँ तो ग्लोबल लेवल पे भी जितनी आपकी कंपनीज होती हैं, बिजनेस होता है, वो भी मैक्रो इकोनॉमी का ही पार्ट है। लिटरली एग्जाम्पल, सोशल वेलफेयर आ जाएंगे, पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ ग्रोथ। बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट जो पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट हैं, वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे लेटर। यही सारी चीजों को थोड़ा सा आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि क्या मीनिंग, कंसर्न, फोकस एंड स्कोप है। बेसिकली मीनिंग वही है, इंडिविजुअल इकोनॉमी। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया? एक छोटी एंटिटी, स्मॉल बिजनेस। इकोनॉमी वाइड पूरा वर्ल्ड हो गया, बड़ा बिजनेस हो गया, जैसे अंबानी का बड़ा बिजनेस है ना, वैसा पूरा बड़ा बिजनेस। ठीक है, लेटरली
कंसर्न क्या है कि यहाँ पे इंडिविजुअल फर्म क्या आउटपुट दे पा रही है, क्या प्राइस दे पा रही है, क्या वो डिमांड को समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही है, इंटरेस्ट को समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही है, वो सारी चीजें। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो एग्रीगेट प्राइस क्या रहता है किसी भी स्टेट का, कंट्री का, या फिर अगर हम बात करते हैं एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल लेते हैं, केएफसी। आपने सुना होगा केएफसी कह रहे हैं, ऑल दो लोगों ने खाया भी होगा। तो केएफसी इंडिया में ना बहुत ज्यादा फेमस हो गया था एक टाइम पे। क्यों? क्योंकि केएफसी ने कहा था कि देखो, हम ना पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में चले गए, बहुत इजीली हमने आउटलेट लगाया, प्रॉफिट कमाया। इंडिया में आके हमें प्रॉब्लम हुई, एंड इसी वजह से उन्होंने क्या शुरू करा, वेज मेन्यू शुरू किया। केएफसी ने इंडिया में आकर वेज मेन्यू ऐड किया ताकि इंडियंस जो है केएफसी में जाएं और वहां पे खाना खाएं। बिकॉज आज भी बहुत सारे जो इंडियंस है, ऑल दो नॉनवेज खाते होंगे, बट फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा उनकी वेज रहती है। तो यही इंटरेस्ट को समझना, ठीक है, यही समझना कि लोगों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। फोकस क्या है यहाँ पे, कि इंडिविजुअल का कैसे मैक्सिमाइजेशन हो सके, छोटी फर्म कैसे आगे बढ़ सके, और यहाँ पे सोशल वेलफेयर कि सोशल लेवल पे चीजें जो है वो कैसे आगे बढ़ सके। स्कोप क्या है, अगेन सेम चीज आ गई, नैरो, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल फर्म, एंड यहाँ पे वर्ल्ड वाइड स्कोप। ठीक है, कि हम एक जगह नहीं रह सकते, हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा और पूरा सोचना पड़ेगा। इसके आगे का हम बाद में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट पॉलिटी यहाँ पे नाउ। पॉलिटी में हम सबसे इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड स्पेसिफिकली आर्टिकल 32। ठीक है, नाउ व्हाट इज आर्टिकल 32? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब कहोगे क्या बात हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी नुस्खे आने लग गए? बिल्कुल भाई, नुस्खे तो हर जगह चाहिए। नाउ आर्टिकल 30D को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दो तीन पॉइंट्स भी याद रखिए है इसको। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, बाय होम, बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आगे जब हम चलते हैं तो उसमें ना कुछ नुस्खे दिए गए हैं। अब नुस्खों की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, हमारे पास इन टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या हुआ, कि किसी ने ना आपको बताया नहीं कि आपके पास ये अधिकार है। आपको पता है कि मैंने यहाँ जन्म लिया है, मेरे कुछ मौलिक अधिकार है, उसमें ही सबसे इंपॉर्टेंट ये है। क्यों? अब सारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, गारंटी करने के लिए भी तो चाहिए ना। तो वो प्रोटेक्शन, वो जो गारंटी है, वो ये पर्टिकुलर आर्टिकल हमें देता है। ओके, आगे जब हम चलते हैं, ये सेम चीज लिखी गई है। अब इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में 5 डिफरेंट नुस्खे हैं। उन्हीं 5 नुस्खों को, रेमेडी को हम क्या बोलते हैं? रिट्स बोलते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं अबाउट प्रोटेक्शन टर्म, ऑल दो और भी आर्टिकल्स में बात हुई है, जैसे कि आर्टिकल 13, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। नाउ व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? मान लो कि, जैसा आपको पता है बहुत खुराफाती होते हैं इंडियन, मान लो कि उनको पता है कि हमारे पास राइट है, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो उन्होंने फटाफट से फाइल बनाई, एक कोई नया रूल बनाया और जाके बोला कि हमें ये अधिकार चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उस रूल को स्टडी किया, उनको पता चला कि एक ऐसा रूल है जिससे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हार्म हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास 100% अथॉरिटी है कि ऐसे रूल्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। राइट, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। यहीं से एक चीज याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है? आपका प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि हम चाहें तो अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है जाके खड़का सकते हैं कि नहीं भाई, हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। आगे हम बात करते हैं, तो इसी प्रोटेक्शन से ना कुछ इमरजेंसी के भी आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स खारिज या फिर सस्पेंड तभी हो सकते हैं जब क्या लग जाए? नेशनल इमरजेंसी लग जाए। अब आप लोग सोचोगे
कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी कहाँ से आया? तो ठीक है, सबसे बड़ी इमरजेंसी देश में कब आई थी? जब हिटलर जो है अपने रूल चलाने लग गया था। हिटलर कहाँ से था? जर्मनी। ठीक है, एंड वहीं पे उसने सबसे पहले क्या किया था? लोगों के रूल सस्पेंड किए थे। सो ये भी यहाँ पे साथ ही याद रखना कि कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी जो है वो कहाँ से लिया है? हमने जर्मनी से लिया है, राइट? ओके, इसी के साथ दो और इमरजेंसीज हैं, एक बार देख लेते हैं। एक है आर्टिकल 356, जिसको हम स्टेट रूल या फिर प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ठीक है, जब सेंटर बेसिकली ये कह देती है कि देखो भाई, स्टेट के हाथ में कुछ नहीं, वो काम ढंग से नहीं कर पा रही है, तो मैं जो हूं अब थोड़ी टाइम क्या करूंगा? कार्यकाल देखूंगा। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको हम आर्टिकल 360 में कंसीडर करते हैं। ऑल दो हमारे पास 55 और इनके रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, बट वो आगे हम कंप्लीट करेंगे, अभी बस यहीं तक आपको ये चीज याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कुछ सिमिलर आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 32 तो ठीक है, लग गया पता, सुप्रीम कोर्ट। बट एक छोटी सी चीज है, अब हर किसी में ना इतनी हिम्मत नहीं होती वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, तो कुछ लोग हाई कोर्ट भी जाते हैं। तो अब क्या हाई कोर्ट भी सेम आर्टिकल यूज करेगा? नहीं, हाई कोर्ट यूज करता है आपका आर्टिकल 226। ओके, अब दोनों में ही रेट्स हैं, बस एक छोटू सा डिफरेंस है कि ये सुप्रीम कोर्ट यूज करती है एंड आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट यूज करता है, राइट? देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही आर्टिकल्स को हम यूज करते हैं, किसके लिए? जब वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है। नॉट ओनली दिस, दोनों ही कोर्ट के पास रिट होते हैं, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देनी है। व्हाट इज दिस सिटीजन ऑफ इंडिया? ठीक है, यहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया भी लिख सकते थे, राइट? बट सिटीजन क्यों लिखा? सिटीजन का मतलब है कोई भी इंसान जिसका बर्थ भारत में हुआ हो, राइट? अगर मैं इस टर्म से बताऊं तो हम लोग ना आपका पार्ट 2 पढ़ते हैं बेसिकली सिटीजन के रिगार्डिंग। उसमें हमें तीन चार चीजें बताई गई, जैसे बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन। इन चार तरीकों से एक इंसान क्या बनता है? सिटीजन ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, तो उन्हीं तरीकों से कोई भी इंसान अगर क्या कहलाता है? सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उनको ये आर्टिकल्स मिलते हैं। एक और चीज यहीं पे नोट कर लीजिएगा प्लीज, कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में नॉन सिटीजन जैसी टर्म नहीं है। अब ये नॉन सिटीजन क्यों बोला? बिकॉज हमारी आदत होती है ना कि कुछ पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है तो नॉन लगा दो, यू एन अन लगा दो। ऐसा नहीं है। नॉन सिटीजन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आज जो फॉरेन में रहते हैं उन लोगों को हम नॉन सिटीजन बोल सकते हैं, बट नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में इस नॉन सिटीजन के लिए एक टर्म यूज हुई है, दैट इज एलियन। नाउ एलियन भी दो तरीके के होते हैं, एक जादू, ठीक है, एक गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। अब जादू क्या है आपका? फ्रेंडली एलियन, क्योंकि उससे कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल सही। जिन भी कंट्री के साथ भारत का कोई झगड़ा नहीं है, वो लोग यहाँ आ रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, फ्रेंडली रिलेशन। ठीक है, अब गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, लड़ाई झगड़ा, तो जिस भी कंट्री के साथ भारत की लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो वो यहाँ आएंगे, हम वहां जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? एनिमी एलियंस हो जाएंगे। ठीक है, अनदर पॉइंट, फ्रेंडली एलियंस जो है उस पे बेसिकली हम जो आपका डिटेंशन वाला आर्टिकल है वो यूज करते हैं कि भाई विदाउट एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है, डिटेंशन हो गया है वो चीज। बट एनिमी एलियन पे ऐसा नहीं, शक हुआ उठा के जेल में डाल दिया, जो होता है होता रहे। बट फ्रेंडली के साथ हम थोड़ा सा दोस्त जैसा रहते हैं। आगे जब हम चलते हैं, तो एक और चीज, कि कई बार ये होता है कि इंसान डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, हाई कोर्ट को स्किप करके, तो वो जा सकता है, बट उसको ना रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि भाई आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। अब ये चीज जो है हम लेटरली बहुत सारे केसेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, उसमें ये चीज मेंशन की गई है। आगे जब हम चलते हैं, तो कुछ डिफरेंस है, जैसे कि आर्टिकल 32 पार्ट 3 का 5 है, दैट इज फंडामेंटल राइट, तो इसको भी फंडामेंटल राइट बोलते हैं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है।
आर्टिकल जो 32 है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए यूज होता है, बट आर्टिकल 226 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका ट्रिब्यूनल है उनके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, वो पावर जो है हाई कोर्ट के पास होती है, राइट। बाकी वी हैव लिस्ट ऑफ रिट्स, कि हमारे पास 5 रिट्स हैं, ठीक है। दैट इज योर हेबियस कॉर्पस, नेक्स्ट वी हैव योर मेंडेमस, देन वी हैव सेरिटोरी, प्रोहिबिशन एंड क्वा वारंटो, दैट वी विल कंप्लीट लेटर। फ्रेंडली ज्यादा है, अच्छी बात।